नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। सारे साथी मेरे जल्दी से जुड़ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। कैसे हैं सभी को राम राम नमस्कार है और फटाफट से आ जाइए। कल हमने मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें जो क्वेश्चन बचे थे मैंने आपसे कहा था इन क्वेश्चनों को हम कल देखेंगे, तो कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए आज हाजिर हैं। जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, इन्हें कंप्लीट करते हैं और कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन। कल से स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। ठीक, आज ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है क्योंकि कल मैंने आपसे बोला था 28 के आसपास क्वेश्चन कल हो पाए थे। शायद से थम्सअप जरूर कर देना, आते ही एक बार से थम्सअप जरूर कर देना कि सर हाँ 28 क्वेश्चन ही हुए थे। और मैंने कहा था आगे के क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, तो उससे आगे के क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते और टॉपिक स्टार्ट कर देते, ये तरीका मुझे आता नहीं। ठीक, जो आपसे बोला है उस पर कंठस्थ रहता हूँ, अड़िग रहता हूँ और क्वेश्चन आपके लिए उससे आगे के आज हाजिर है। कल से नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। तो सारे साथी मेरे फटाफट से जुड़ जाएं। सभी को नमस्कार है, सभी का स्वागत है साथियों। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हो? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी 28 तक ही हुए थे। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हालचाल तो हमारे डेली बातचीत होती रहती है, आ जाइए बिना समय बर्बाद किए। और जो भी समय आज बचता है, क्लास हो सकता है थोड़ी आज जल्दी भी खत्म हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मॉक में कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन्हें करने के बाद टॉपिक में आज शुरू नहीं कराऊंगा, टॉपिक कल से ही शुरू होगा, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, याद रखना। ठीक है, कल से ही शुरू करूंगा नया टॉपिक, आज नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, समझाने में ही बहुत समय चला जाता है। ठीक है, तो जो भी समय बचता है 10 मिनट 15 मिनट, तो आप उसमें क्वेश्चनों को एक बार से रिवाइज करना और सेट कर लेना कि हाँ भाई कहाँ आपने गड़बड़ की थी। ठीक है, जनार्दन जी, मीनाक्षी, विकास, रवि, चलिए शुरू करते हैं। निम्न कथनों में से विचार कीजिए। निम्न कथनों में से विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि भारत में वित्तीय सौदों पर जो स्टाम्प शुल्क है, जो स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, व वसूल किया जाता है। ठीक, वसूल किया जाता है। और स्टाम्प शुल्क है, इसका विनियोजन संघीय सरकार द्वारा किया जाता है, संघीय सरकार द्वारा। यानी कि बच्चे, विनियोजन का मतलब मैंने आपसे कहा था संग्रहित, विनियोजन का मतलब मैंने आपसे कहा था संग्रहित। विनियोजन यानी रेगुलेशन की किस तरीके से संग्रहित किया जाए। बच्चे, स्टाम्प शुल्क पहली बात तो किसका उदाहरण बताया था आपको, आर्टिकल 268 वाले पॉइंट का। और 268 में मैंने आपसे साफ बोला था कि ऐसे टैक्स होंगे ये जिनको लगाएगा संघ, और यहां कहला है कि राज्य सरकार लगाती है, गलत है। ठीक, लगाएगा संघ, इकट्ठा कौन करेगा, राज्य। इकट्ठा यानी संग्रहित और विनियोजित कौन करेगा, राज्य। और यूज भी कौन करेगा, राज्य। तो भैया विनियोजित यहां लिखा है संघीय सरकार करती है, यानी दूसरा भी गलत। तो भैया दोनों में से कोई नहीं, कोई यहां पर सही नहीं है स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, याद रखना, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान से आंसर करिए, ध्यान से आंसर कीजिए, अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटेगी मेरी क्लास में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में लेन देन पर जो कर होता है वो संघ द्वारा लगाया जाता है। जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, फिर उसे निकालते हैं, शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, उन पर टैक्स संघ लगाती है। तो याद रखना, बिल्कुल सही, संघ लगाती है। क्या उन्हें संघ द्वारा एकत्र किया जाता है? तो बच्चे याद करो, याद करो वो टैक्स जो आर्टिकल 270 में थे। आर्टिकल 270 मैंने कहा था संघ लगाएगा, संघ ही इकट्ठा करेगा, और बंटवारा संघ व राज्य दोनों में होगा, बंटवारा संघ व राज्य दोनों में होगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। ये कह रहा है कि राज्य द्वारा एकत्र किए जाएंगे, गलत। सर आपको कैसे पता ये 270 में है? आपको कैसे पता मेरे बच्चे? 268 में स्टाम्प, 269 में क्रय विक्रय, 269 ए में था IGST, 271 में क्या आ गया था, याद करो, 271 में अधिभार, 270 में मैंने कहा था कि 268, 269, 269 ए और 271, इनको छोड़कर बाकी सारी बातें किसमें, 270 में। बाकी सारी बातें किसमें, 270 में। ये पॉइंट लिखाया भी था, याद करो, केवल एक सही है। अगला, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? राज्यों द्वारा वो कर लगाया जाएगा, वो टैक्स
लगाया जाएगा जो मेरे बच्चे राज्य सूची का हिस्सा होगा, राज्य सूची का भाग होगा। और आपको देखते ही पता चल जाएगा इनमें से कौन राज्य सूची का भाग है, कौन स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। क्योंकि राज्य अगर कानून लगा पा रहा है तो जरूर आपका सब्जेक्ट राज्य सूची का भाग होगा। और भूमि, जमीन, ये राज्य सूची का भाग होता है, तो भू राजस्व लगा सकता है ये। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? बताओ, ये पॉइंट मैंने बोला भी था आपको। लोन लेना याद करो, 292-93 293 में था, राज्य लोन ले सकते हैं, लेकिन किससे लेंगे? अपनी संचित निधि को सिक्योरिटी बनाकर भारत सरकार से लेंगे। क्या विदेशों से ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, बेटा किसी दूसरे से पैसे नहीं ले सकता। अगर पापा जिम्मेदारी ले लें, पापा कहें कि चलो दे दो इसको लोन, अगर ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, तब ले सकता है। यानी यहां क्वेश्चन में बोला है क्या भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो विदेशी ऋण सीधे ले सकते हैं? सीधे यानी कि डायरेक्ट, बिना केंद्र से पूछे, बिना केंद्र की अनुमति से? तो सर बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, पहले अनुमति लाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में केंद्र और राज्य के संबंध किस अनुसूची में है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस शेड्यूल में होते हैं? आप लोग जानते हैं। अनुसूची 10वीं दल बदल एंटी डिफेक्शन होती है। 9वीं में होता है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार। 8वीं में भाषाएं हैं। 7वीं वही है शक्तियों के वितरण की सूचियां, शक्तियों के वितरण की सूचियां। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन दी 7th शेड्यूल? बता दो कितनी सूचियां पढ़ी हैं आपने, कितनी सूचियां पढ़ी हैं? आर्टिकल 246 में भी बताया था आपको, बोलेंगे जल्दी से। कितनी? बहुत बढ़िया सर, 3। संघ सूची संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची राज्य कानून बनाएगी, राज्य विधायिका, और संवर्ती सूची दोनों। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं? मैंने आपको बताए हैं तीनों में। ठीक है, पहले इसमें 47 थे, लेकिन 5 राज्य सूची से निकालकर इसको दे दिए, 5 राज्य सूची से निकालकर इसको दे दिए, तो कितने बचे सर? 52 बचे। कितने बचे? 52 बचे, 52 बचे, 52। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति है? जब राज्यसभा इसे आवश्यक घोषित करे, यानी वही राष्ट्रहित वाला पॉइंट, राष्ट्रहित वाला पॉइंट। अगर राज्यसभा कह दे, जो राज्यों का सदन है, और 2/3 संकल्प पारित कर दे, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, कह दे कि भैया संसद कानून बना सकती है, 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती थी। याद करो कौन सा आर्टिकल था सर? 249। कौन सा आर्टिकल था मेरे बच्चे? 249, 249। ठीक है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद के सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पढ़ाया आपको, पढ़ाया आपको। उन कंडीशनों में पढ़ाया था कि कब कब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कब कब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आपको आर्टिकल 352 का जिक्र भी किया था। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो भैया चाहे राष्ट्रीय आपातकाल मिजोरम में लगाओ, लेकिन वो किसी भी दूसरे राज्य के लिए भी राज्य सूची पर कानून बना पाएगी। पढ़ाया था। ठीक, एक एक पॉइंट समझाया है। केंद्र राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? हु सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? नदी विवाद अधिकरण में जाते थे, नदी विवाद अधिकरण में जाते थे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नदी विवाद नहीं लिखा। तो भैया आपको पता है नदी विवाद नहीं है, तो बाकी सारे विवादों के लिए आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इंटर स्टेट काउंसिल मेरे बच्चे, अंतरराज्यीय परिषद बनी हुई है। लेकिन मैंने कहा था इसका जो निर्णय होता है, इसका जो डिसीजन होता है, वो सलाहकारी होता है। कैसा होता है? सलाहकारी। वो बाध्यकारी नहीं होता, वो बाध्यकारी नहीं होता, सलाहकारी है। मतलब इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हो आप, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हो, इसके निर्णय के विरुद्ध क्या कर सकते हो? अपील। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। कहां कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यानी कि मेरे बाबू लोगों, फाइनल डिसीजन किसका आएगा?
सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन नदी विवाद होता, रिवर डिस्प्यूट होता, तो मेरे बच्चे आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पता है फाइनल डिसीजन अधिकरण का ही रहता था, फाइनल डिसीजन अधिकरण का। अरे बच्चे हाई कोर्ट क्यों आंसर कर रहा है यार? क्या नाम है तेरा? जनार्दन। पागल हो गया है क्या मेरे भाई? हाई कोर्ट तो अलग अलग राज्यों के अपने होंगे। यूपी राज्य का एमपी से विवाद हो गया तो एमपी कहेगा मेरे हाई कोर्ट में आ जा, यूपी कहेगा मेरे हाई कोर्ट में आ जा, फिर तो हो गया सॉल्यूशन, फिर तो हो गया ऐसे सॉल्यूशन। वो कहेगा मेरे हाई कोर्ट हो जा, वो कहेगा मेरे हाई कोर्ट आ जा, मुझ पे भी है, हो गया सॉल्यूशन। आपको जब पढ़ाया तब सोते हो गया मेरे भाई? मुझे नहीं लगता, सच बता रहा हूं, कि आप लोगों में से एक भी ऐसा ही रहा, ऐसे ही चलते रहे तो सिलेक्शन ले पाएगा। सच बता रहा हूं, कड़वा है पर सच बता रहा हूं। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के कितने प्रकार वर्णित हैं बता दो? विधायी संबंध, कानून बनाने वाले, प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंध, कानून को लागू करने वाले, और टैक्स वैक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड यानी कि वित्तीय संबंध। कितने हैं टोटल सर? 3 है। कितने हैं? 3 है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा भाइयों, मेहनत कर लो। मैं कह रहा हूं आप कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ के देख लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पर भी यूपीएसआई वगैरह या तरह तरह की संविधान मूल विधि के बैच बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, उनकी संविधान मूल विधि आप खुद चेक करके देख लेना, क्या पढ़ा रहे हैं संविधान के अंदर, क्या पढ़ा रहे हैं पॉलिटी के अंदर। और बहुत धुरंधर हैं वो लोग, बहुत धुरंधर हैं। इस लाइन के ड्रैगन कहते हैं लोगों ने, ड्रैगन। उन तक का देख लेना, बहुत महंगे बैच नहीं होंगे, आराम से आपके किसी मित्र मंडली ने ले भी रखा होगा, उसके मोबाइल में बैच को खोलना और उसके संविधान को देखना कि वो मास्टर पढ़ा क्या रहा है, और खुद कंपेयर करके देख लेना कि आपको क्या मिल रहा है। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो मेरे साथियों, तो अलग बात है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है भाई? तो आपको पता है विधायी और प्रशासनिक संबंध होते हैं 11 में, वित्तीय संबंध होते हैं 12 में। तो यहां पर केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है बच्चे। यहां तो 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, यहां तो 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन जो ज्यादातर संबंध है वो किसमें है? ज्यादातर जो संबंध है बेटा वित्तीय संबंध भाग 12 में होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं भाग 12 में। लेकिन विधायी और प्रशासनिक किस में मिलते हैं? विधायी और प्रशासनिक किस में मिलते हैं? ज्यादातर जो पार्ट है वो कौन सा है सर? 11। ज्यादातर जो पार्ट है वो कौन सा है? 11। कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? बता दो, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद किसी भी विषय पर विधि बना सकती है? भाई किस आर्टिकल में मैंने ये पॉइंट आपको बोला था? किस आर्टिकल में बोला था कि संसद पूरे भारत या उसके किसी भी राज्य क्षेत्र पर किसी विषय पर कानून बना सकती है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी? तो अगर पढ़ते हो तो शुरुआत ही की थी इसी आर्टिकल से, केंद्र राज्य संबंधों में 245 ने ये बात कही थी, याद करो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को केंद्र सरकार के अधीन बनाता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट टू द यूनियन गवर्नमेंट? ठीक, संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य की कार्यपालिका यानी मम्मी, चाची, ताई की शक्ति को केंद्र की कार्यपालिका यानी सरकार, दादी के अधीन बनाता था? कि भैया केंद्र की कार्यपालिका के अधीन रह के काम करोगे, उसके कामों में अड़चन वगैरह नहीं डालोगे, उसके निर्देशों का पालन करोगे। कौन सा आर्टिकल था सर? 256, 256। राष्ट्रपति राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट गिव डायरेक्शन टू स्टेट? प्रेसिडेंट कैन गिव द डायरेक्शन टू स्टेट, किस आर्टिकल के तहत दे सकता है? राष्ट्रपति राज्यों को किस आर्टिकल के तहत डायरेक्शन दे सकता है? तो इसे याद कर लीजिएगा, 257। भारत में वित्तीय संबंधों का वर्णन किस भाग में आप जानते हैं? ज्यादातर जो रिलेशन थे वो भाग 11 में थे, लेकिन फाइनेंशियल वाले किस में? विधायी और प्रशासनिक किस में थे? 11 में। लेकिन वित्तीय वाले किस में बच्चे? वित्तीय वाले किस में सर? भाग 12 में। भाग 12 में। राज्यसभा यदि किसी विषय को राष्ट्र हित में घोषित करे तो संसद कितने वर्षों के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है? बता दो जल्दी से, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 249 था ये, आर्टिकल 249 था ये, आर्टिकल 249 कि अगर राष्ट्र हित का
राष्ट्र हित में कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देना चाहती है तो वो काम राज्यसभा करेगी। कितने बहुमत से पास करेगी? 2/3 बहुमत से पास करेगी। आर्टिकल 249 में था। और कानून बनेगा तो कितने साल के लिए लागू रहेगा? कितने साल के लिए एक बार में? सर 1 वर्ष। कितने साल के लिए लागू रहेगा? सर 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। ठीक है भाई, कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 1 वर्ष। ठीक है मेरे साथियों, ठीक। अगर डीपीपी में कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो, सुन लेना, अगर डीपीपी में किसी क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो, क्योंकि भाई ह्यूमन एरर है, कोई भगवान नहीं है, कोई टाइपिस्ट भैया ने जल्दी जल्दी में अगर डीपीपी में किसी क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ कर दिया हो तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? अगर टाइपिस्ट भैया ने किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आंसर गड़बड़ कर दिया हो तो कृपया करके उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसलिए वो क्वेश्चन भी मैं यहां रखता हूं जिससे कि आपके डीपीपी वाले क्वेश्चन दिक्कत में ना आए, इसलिए वो क्वेश्चन भी यहां पर रखता हूं कि यहां से आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है? भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइनेंशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड कौन सा आर्टिकल था? तो बच्चे, वित्त आयोग बनेगा, राष्ट्रपति बनाएंगे, संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर। कौन सा आर्टिकल? सर 280। भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्त का बंटवारा कौन कराता है? बता दो जल्दी से। What is the main medium of financial transfer between the central and state government in India? कौन वित्त का बंटवारा कराता है? कौन वित्त का बंटवारा कराता है? किसकी सिफारिश चलती है? किसकी सिफारिश चलती है बच्चे? ठीक है, फटाफट से। बहुत बढ़िया सर, ये सब मतलब हाथ से टाइप करते हैं? हाथ से ही करते हैं, और क्या टाइप करते हैं तभी तो आपके लिए डालते हैं। ठीक, अब हाथ से टाइप करने में जल्दी जल्दी में वो आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देखा, लैंग्वेज देखी, ऑप्शन डाले, फिर फटाफट देखा बी, हो सकता है पढ़ गए डी टाइप हो गया। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन एरर है, एक आध आ जाता है। ठीक है, एक आध आ जाता है। वित्त आयोग, उसके लिए घबराया मत कीजिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं? भैया सहायता अनुदान, याद करो पढ़ाए थे। सहायता अनुदान याद करो, पढ़ाया था। सहायता अनुदान, सहायता कि संसद में जब बजट आएगा तो प्रतिवर्ष वो संचित निधि पर भारित होगा किसी भी राज्य को सहायता अनुदान कि कितना देना है, ये डिसीजन वित्त आयोग करता था, वित्त आयोग की सिफारिश पर होता था। याद करो आर्टिकल 275 अंतर विरोध की स्थिति में किसका कानून प्रभावित होता है? भैया ये भी आप जानते हैं, अगर केंद्र और राज्य के कानून आपस में भिड़ गए, और भिड़ेंगे तभी आपस में विवाद तभी करेंगे जब वो कानून कौन सी सूची पर होंगे, क्योंकि संघ सूची पर तो विवाद हो ही नहीं सकता, केवल संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य बनाता है, कुछ विशेष स्थितियों में केंद्र भी बना देता है, लेकिन भाई वैलिड किसका ही होगा, मजबूती किसकी है? और समवर्ती पर तो दोनों बनाते थे। अगर आपस में विवाद करेंगे तो किसका कानून वैलिड होगा? किसका कानून वैलिड होगा? केंद्र का। समवर्ती सूची में अंतर विरोध की स्थिति में किसकी प्राथमिकता होती है? बता दो, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दी है। अगर समवर्ती सूची पे कानून बनाया राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, तो बच्चे आपस में अगर कानूनों में टकराव हुआ तो किसका कानून वैलिड होगा? किसका कानून वैलिड होगा? बहुत बढ़िया सर, केंद्र का कानून वैलिड होगा। नेक्स्ट, करों के बंटवारे का प्रावधान किस आर्टिकल में है? करों के बंटवारे का प्रावधान, करों के बंटवारे का 265 में करों की बात की ही नहीं है, 280 में वित्त आयोग है, 268 में कर की बात की है, लेकिन बंटवारा नहीं है। 268 ने तो साफ कही है कि केंद्र लगाएगा, राज्य इकट्ठा करेंगे और राज्य ही यूज करेंगे, बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा है 270 वाले में, 269 ए वाले में, 270 वाले में और 269 ए वाले में। अब ऑप्शन में 269 ए तो है ही नहीं, 270 है, तो हम लगाएंगे 270। बेटा 268 वाला तो बंटवारा था ही नहीं, वो तो सारा का सारा राज्य का था।
सारा का सारा राज्य का बंटवारा, मतलब संघ और राज्य दोनों को मिलेगा। तो 69A वाला और 270 ये दोनों को मिलते थे, याद करो, ये दोनों को मिलते थे, याद करो। जीएसटी से संबंधित संशोधन बता दो, जीएसटी से संबंधित संशोधन, ये बेसिक क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। 101वां संविधान संशोधन है 2016 वाला, 101वां संविधान संशोधन है 2016 वाला। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय किस संस्था का गठन हुआ भैया? समन्वय यानी कि बातचीत, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। केंद्र राज्य के बीच अगर कोई बातें हैं तो आपस में बातचीत करके निपटारा किया जा सके, तो ये बीच में उनकी बातचीत करवाता है। ठीक है भाई, कि हम क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो, राज्य की क्या मंशा है, केंद्र क्या करना चाहता है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। तभी तो ये बना था सरकारी आयोग की सिफारिश पर, सरकारी आयोग की सिफारिश पर। सर इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 1990 में बनी थी पहली बार। अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित आर्टिकल, अब आर्टिकल पूछ लिया, अब आर्टिकल पूछ लिया। आप जानते हो इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल, इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल आप सभी जानते हो क्या होता है सर? सर 263 होता है, 263 होता है। राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताया है आपको, क्योंकि भैया इस कंडीशन में भी संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती थी, ये पढ़ाया था आपको। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती थी, ये पढ़ाया था आपको। भले ही मैंने आपातकाल नहीं पढ़ा है, लेकिन इनका जिक्र जरूर लाया हूं बीच बीच में। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधायी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? आप जानते हैं, अभी मैंने खुद बोला, अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो गया तो उस राज्य की विधायी शक्ति खत्म, और वो किस में चली जाएगी? उसके लिए कानून कौन बनाने लगेगी? ये उसी का उदाहरण था कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। उसी उदाहरणों में मैंने इस आर्टिकल का जिक्र भी किया था, इस आर्टिकल का जिक्र भी किया था। बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी संसद। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाई बता दो। RS सरकारिया साहब का ये आयोग कब बना था? 1990 में। इसी की सिफारिश पर आपने क्या बना दी? इसी की सिफारिश पर आपने बनाया था इंटर स्टेट काउंसिल। और इसकी की कुल सिफारिश कितनी थी? क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, इसने कुल कितनी सिफारिशें की थी, कितने पॉइंटों की सिफारिश की थी? तो 247। इसने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो कितनी सिफारिशों के पॉइंट थे? 247 सिफारिशें की थी। ठीक है, कब बना था? 1983 में। 1983। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सरकारिया कमीशन? किस लिए बना था? किस लिए बना था? ठीक है, किस लिए? लक्ष्मी रानी जी, किस लिए बनाया था आपने सरकारी आयोग? केंद्र राज्य संबंध के बारे में था, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, इसी से रिलेटेड इसने सिफारिशें दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सरकारी आयोग ने कितनी सिफारिशें दी? हाउ मेनी रिकमेंडेशंस वर मेड बाय सरकारिया कमीशन? जिनमें से एक सबसे खास इंटर स्टेट काउंसिल था, अंतरराज्यीय परिषद था, जो 1990 में आपने बनाया। टोटल सिफारिश मैंने अभी लिखी थी 247। 247। केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु सरकारिया आयोग ने प्रमुख कौन सा सुझाव दिया था? मेन सजेशन ऑफ सरकारिया कमीशन टू इंप्रूव सेंट्रल स्टेट रिलेशन। क्या कहा था सरकारी आयोग ने? इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ जिससे केंद्र राज्य आपस में बातचीत कर पाए, और केंद्र राज्य आपस में मिलके काम करें। आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रपति शासन का कम से कम उपयोग हो, यानी कि कल भी ये क्वेश्चन आया था, कम से कम उपयोग हो, यानी कि पास्ट में केंद्र सरकारें इसका मिसयूज करती आई होंगी, तो उन्होंने कहा कम से कम यूज हो, संभल करके यूज हो। ठीक है, और इसे कहेंगे दोनों आपस में बातचीत करके देश को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, यानी सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केंद्र और राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम करें, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा।
न्यायिक क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों को कौन नियंत्रित करता है, बता दीजिए। हु कंट्रोल सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन जुडिशियल स्फीयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। न्यायिक क्षेत्र में इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? किसने कहा है कि अगर केंद्र राज्य के बीच नदी विवाद हो तो उसके लिए संसद जिम्मेदार है? किसने कहा है कि अगर केंद्र राज्यों के बीच बातचीत करानी है तो इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान है? किसने कहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक केवल सलाहकारी संस्था है, बाध्यकारी संस्था नहीं है? सब संविधान ने ही तो कहा है, सब संविधान ने ही तो कहा है। सब किसने कहा है? संविधान ने ही तो कहा है। ये प्रावधान किसने किए हैं? संविधान ने। क्या उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन होता है? इज द हाई कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को अभी आप याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको अभी हाई कोर्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको अगर लॉजिक लगाना आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है वो संघीय है और उसमें न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाती है। और स्वतंत्रता का मतलब है कि वो किसी के भी कंट्रोल में रह के काम नहीं करती, चाहे वो कोई सा भी कोर्ट हो, वो कंट्रोल में रह के काम नहीं करता, वो फ्री है। यानी आंसर आप करेंगे नो, किसी के अधीन नहीं है भैया, किसी के अधीन नहीं है। हमें यदि न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। अंतरजलीय विवादों को निपटाने का प्रावधान किस आर्टिकल में, बता दो जल्दी से। न्याय, आप नदी अधिकरण बनवाते थे, नदी अधिकरण एक्ट 1956, ठीक है, नदी जल बोर्ड 1956, ठीक है, तो बता दीजिए किस आर्टिकल में था? इंटर स्टेट काउंसिल से ठीक पहले वाला था। इंटर स्टेट काउंसिल 263 होती है। नदियों के बारे में नदी जल विवाद 262 होते हैं। जल विवादों के समाधान के लिए किस संस्था की स्थापना की गई, बोल दो। विच बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व वाटर डिस्प्यूट? भाई नदी जल विवाद जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसमें नहीं जाते। नदी जल विवाद के लिए अलग से क्या बनाए हैं, क्योंकि संसद पर वो छोड़ दिया कि संसद इनका निपटारा करेगी, तो संसद ने निपटारा करके क्या बनवा दिए? अधिकरण, ट्रिब्यूनल। और इनके निर्णय के विरुद्ध आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, इनके निर्णय के विरुद्ध आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। केंद्र और राज्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कौन करता है, बता दो। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट हु गिव्स द फाइनल डिसीजन? आप जानते हैं पहले ऐसा क्वेश्चन आया भी था आज ही की क्लास में। क्वेश्चन में नदी विवाद नहीं लिखा है, यानी किसी और मैटर का विवाद होगा। ठीक, हो सकता है फंड्स को लेकर के हो जाए कि उस राज्य को इतना दे रहे हो, हमें इतना कम दे रहे हो, ठीक है, या किसी और मैटर पे हो जाए। तो केंद्र और राज्य में आपस में जब विवाद हो गए तो उन्हें कौन रिजोल्व करेगा? इंटर स्टेट काउंसिल। लेकिन वो बस सलाह देगी। आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसका निर्णय, तो आप कहां जाएंगे? सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस इज सब्जेक्ट अंडर विच लिस्ट? पुलिस आप देखिए, आपको यूपी पुलिस की ड्रेस खाकी, बंगाल पुलिस की ड्रेस सफेद। अगर पुलिस सेंट्रल का होता, पुलिस संघ सूची का होता, तो हर जगह पुलिस की ड्रेस एक ही होती, हर जगह पुलिस की ड्रेस एक ही होती। यूपी पुलिस में ट्रेनिंग होती है 10 महीने, 11 महीने, साल भर की। गुजरात पुलिस में ट्रेनिंग होती है 5 साल की। अगर सेंट्रल का होता, संघ सूची का होता, तो मेरे साथियों ट्रेनिंग पीरियड भी बराबर होता, लेकिन नहीं है। राज्य अपने हिसाब से देख रहे हैं, यानी किस सूची का है? राज्य सूची का। भारत का संघ किस प्रकार का संघ है? कनाडा वाला है भैया, कनाडा वाला है, यूएसए वाला नहीं है, यूएसए वाला नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? कैसा है? हम संघ तो हैं, लेकिन झुकाव हमने मजबूती किसको दी है? अमेरिका में तो दोनों को बराबर पावर थी, केंद्र और राज्य को। हमने किसको पावर ज्यादा दे रखी है? हमने किसको पावर ज्यादा दे रखी है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकात्मक झुकाव वाला संघ, एकात्मक झुकाव वाला संघ। निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट टू द यूनियन लिस्ट? कौन संघ सूची का विषय नहीं है? रक्षा, भाई भारत की सेना है, राज्यों की सेना थोड़ी है। विदेश नीति, ये राज्य थोड़ी फ्रांस से बात करेंगे, भारत सरकार ही तो करेगी।
रेलवे, इंडियन रेलवे, कोई राज्य के साथ आपने रेलवे देखा? यूपी रेलवे, एमपी रेलवे, नहीं। तो ये सब तीनों के तीनों संघ के हैं। लेकिन पुलिस राज्य सूची का है, पुलिस राज्य सूची का। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य के बीच विवाद में किसका कानून प्रभावी होता है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। ये बिल्कुल सिंपल पूछा है, वो थोड़ी लैंग्वेज टफ थी। भाई समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो किसका कानून प्रभावी होगा? आप जानते हैं किसकी तरफ झुकाव है? केंद्र की तरफ। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है? कौन सी लिस्ट में, कौन सी शेड्यूल में आपने ये सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड आपने पावर डिवीजन की लिस्ट डाली है? तो 5 में, अभी शेड्यूल आप पढ़े नहीं हो। 5वीं में होता है अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी में होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, 8वीं में भाषाएं हैं, 7वीं में होता है ये आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्यसभा किस बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करेगी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए? बता दो कितने बहुमत था, कितना बहुमत? और ऐसा बिल केवल राज्यसभा ही ला सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है क्लास में, पूरा एक क्लास दी है कि राज्यों का सदन होता है ये। दादा दादी जो कानून बना रहे हैं पूरे परिवार के लिए, वो पापा चाचा ताऊ को कैसे पता चलेगा? जब उनके मेंबर वहां बैठेंगे। ये राज्यों का सदन था, राज्यसभा। और इसी को अधिकार है कि अगर राज्य सूची, अगर पापा चाचा ताऊ के कमरों के लिए कानून बनाना है और दादा दादी से बनवाना है, तो पापा चाचा ताऊ के घरों के मेंबर ही वहां पर बिल लाएंगे कि दादाजी हमारे कमरों के लिए कानून बनना है और हम इसे सहमति देते हैं, आप बनाओ। तो कितना बहुमत? विशेष वाला, 2/3 वाला। कितना बहुमत मेरे साथियों? कितने संकल्प से ये पारित होना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विशेष बहुमत। राज्यसभा कैसे बहुमत से पास कर दे? विशेष बहुमत, यानी कि जितने सदस्य आए हैं उनका 2/3, और ये संख्या उस सदन के साधारण बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। पढ़ाया है। विशेष बहुमत का मतलब होता है जितने भी लोग आए हैं, मान लो राज्यसभा में 180 लोग आए हैं, तो उनका 2/3 आपको मिले, यानी 120। और ये संख्या उस सदन के साधारण बहुमत से क्या ना हो? कम ना हो। पढ़ाया है। संविधान में केंद्र को शक्तियां दी गई हैं, यह किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का संकेत है? बता दो भैया। हमारे यहां केंद्र को पावरफुल बनाया गया है, केंद्र को पावरफुल बनाया गया है। संघ तो है, केंद्र भी है, राज्य भी है, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को पावरफुल बनाया है। यह किस प्रकार का संघवाद है? बता दीजिए। बहुत बढ़िया, एकात्मक झुकाव वाला संघवाद। केंद्र की ओर हमने केंद्र को पावरफुल बना दिया है, एकात्मक। समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट? समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? ठीक है, पुलिस राज्य सूची का है, कृषि राज्य सूची का है, रक्षा संघ सूची का है, बचाई कौन? बैंकिंग। बचाई कौन? बैंकिंग। बचाई कौन मेरे बच्चे? बैंकिंग। क्योंकि पुलिस राज्य सूची का, रक्षा संघ सूची का, कृषि भी राज्य सूची का है, बचाई कौन? बैंकिंग। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता देती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता किस रूप में देती है? किस रूप में देती है? पढ़ा है आपने। लोन देना सहायता नहीं होता। सहायता का मतलब वो पैसा होता है जो वापस ना आए, यानी कि अनुदान, ग्रांट्स। ग्रांट्स। कौन सा अनुच्छेद कहलाता है कि केंद्र राज्यों के कार्यों को सुनिश्चित करेगा? विच आर्टिकल स्टेट दैट द यूनियन शैल इंश्योर द फंक्शन ऑफ स्टेट? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि केंद्र राज्यों के कार्यों को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। सुनिश्चित करेगा, यानी कि सारे कार्य केंद्र के डायरेक्शन पर होंगे। राज्य की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका के निर्देश पर काम करेगी। कौन सा आर्टिकल था? कौन सा आर्टिकल था? 256 था, 256 था। संघ सूची में कितने विषय वर्तमान में हैं? संघ सूची में मेरे साथियों कितने विषय वर्तमान में हैं? संघ सूची में कितने विषय मेरे बच्चे वर्तमान में हैं? बोल दीजिए। संघ सूची में कितने विषय वर्तमान में हैं?
तो मैंने आपको बताए हैं वर्तमान में कितने विषय हैं मेरे बच्चे, 98। कितने हैं? 98। कितने विषय हैं? 98। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है डीपीपी में 97 लिखा हो, डीपीपी में 97 लग गया हो तो बच्चे वो गलत है, 98 ही याद रखना। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, कितने विषय होते हैं? 98 होते हैं। कितने होते हैं? कितने पढ़ाया है? जल्दी से बोलिए, याद है किसी को? कितने विषय होते हैं? ठीक है, 98 कितने होते हैं? 98। ठीक, वर्तमान में पूछा है। मूल में कितने थे? ये मूल संविधान में थे। ये कितने थे? मूल संविधान में अंतिम प्रविष्टि थी। ये अंतिम प्रविष्टि थी। आपको बताया था कि एंड किस पर हो रहा है? एंड भी आज 97 पर हो रहा है, लेकिन भैया ABCD पॉइंट जुड़ करके आज संख्या कितनी है? 98 है। 98 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कोई विषय हटाकर राज्य सूची में डालने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट? वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर समवर्ती सूची से कोई विषय हटाना है और राज्य सूची में डालना है तो मेरे बाबू क्या करना होगा? भाई ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं सर? संविधान में लिखी हुई हैं। अगर आपको समवर्ती सूची से कोई विषय हटाना है, राज्य सूची में डालना है, तो संविधान में बदलाव होगा, यानी संविधान में संशोधन होगा, क्योंकि ये अनुसूचियां वगैरह किसमें लिखी हैं? ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कितने विषय, क्या विषय, ये संविधान में लिखे हैं। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय विवाद का समाधान कौन करता है? हु रिजॉल्व फाइनेंशियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट? तो आप जानते हैं कौन करता है। किसकी सिफारिश पर होता है ये वित्त का बंटवारा? किसकी सिफारिश पर होता है ये वित्त का बंटवारा? बता दीजिए, किसकी सिफारिश पर होता है? बहुत बढ़िया, वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर। केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? बता दो। संविधान के किस आर्टिकल ने कहा था कि जो बचे कुचे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संविधान ने कहा था जो ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है वो अपशिष्ट विषय थे और उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल था? बेहतरीन, 248। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और ये अंतिम क्वेश्चन, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। अब जानते हो आप लोग सरकारी आयोग किसकी सिफारिशों से संबंधित था? केंद्र राज्य के आपसी संबंध। केंद्र राज्य के आपसी संबंध। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, याद रखना। टॉपिक रहेगा इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे हम कल से। और जो भी इस क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं मैं उनसे भी कहूंगा लाइव आकर के देखें भाई, ठीक है, और मेहनत करें दबा करके। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बेटर या यहाँ से बेटर कोई और संविधान पढ़ा रहा है दूसरे एप्लीकेशन पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल मैं आपको रोक टोक नहीं करूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपेयर जरूर करके देख लेना कि कौन बेहतर पढ़ा रहा है। आपके दोस्तों पे खूब बैच अवेलेबल होंगे, किसी ने किसी का ले रखा होगा, किसी ने किसी का ले रखा होगा, तो आप उनमें देख सकते हैं संविधान कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, और 2017 वाले जो पेपर थे क्या उस लेवल को उनका कंटेंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारा कंटेंट तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हम PCS IAS के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, PCS IAS के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, तो हमारा तो बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या उनका कर रहा है? पूछ के देखना, अपने दोस्तों से साथ बैठ करके बातचीत करना, अपना लेवल देखना और आपके उस दोस्त का लेवल देखना। अगर वो यहाँ पर है तो साथ ही आप यहाँ बैठे होगे उसके आगे, चेक कर लेना कभी भी। मिलता हूँ
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।